और सिर्फ कहने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि सुबह कह दिया और शाम को खत्म हो गया, फिर उस पर आप वर्क भी करते हो, है ना, और आप कहीं पे पहुंच पाते हो, मतलब कंक्लूड हो पाता है। एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्चुअली में आप उसको जीते हो। तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ पर आके यहाँ टाइम देना, मतलब मैंने टाइम दिया। नर्सरी में मैं आती थी, टीपीवन में मैं थोड़ा बहुत आ रही, और इस कंसेप्ट से मैं टच में थी। तो यहाँ आकर डेली एक एक दिन सबको देखकर मैं एक्चुअली में समझ पाई कि किसी से भी कैसे कनेक्ट करना है, कैसे, मतलब सही तरीका क्या है। ये सब बोलने में बहुत बहुत बेसिक लग रहा है, पर शायद मैं कभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। बट आई कैन जस्ट जस्ट इट टू कि आई वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट गर्ल। जैसे कि बच्चे होते हैं ना कि अब हमने जॉब कर लिया, हमने बहुत कर लिया, वैसे टाइप की थी। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ ना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। So it has become beautiful because of this entire procedure that I have been through, and I'm very happy. वैसे बेटा जी, वो बोले माइक ऑडियंस के लिए देंगे अपन लोग को ये। नमस्ते सभी को। मैं वल्लभी जैन हूँ और मेरा बेटा जी क्लास 2 में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हमारा परिवार कई सालों से विद्या से जुड़ा हुआ है। जब मेरी शादी हुई तो पहले तो मेरे को जीवन विद्या का कंसेप्ट ही नहीं पता था कि जीवन विद्या नाम की खूबसूरत सी चीज़, इतनी खूबसूरत सी विद्या हमारे पास ऑलरेडी है। तो जब मेरी शादी हुई तब मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस किया और तब मैं उस परिवार से जुड़ी। तो स्टार्टिंग से मतलब विद्या से जुड़ने के विद्या से जुड़ने का तो एक तो यही कारण था कि मतलब फैमिली ने इसमें इनपुट किया। सेकेंड ये था जब मैंने सुनना शुरू किया तब मुझे अपने आप में भी कई चेंजेस देखे। मतलब इस विद्या ने सिर्फ मेरा दृष्टिकोण ही नहीं चेंज किया, मुझे भी चेंज किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि विद्या मतलब विद्या से जुड़ने के बाद बेटा जी को स्कूल में डालने के बाद मुझे एक चीज़ लगती है कि मैं बेटा जी के साथ न्याय कर पाती हूँ। तो हर बच्चा न्याय चाहता है, मैंने विद्या से सीखा है, हर बच्चा न्याय चाहता है। बच्चे पे तो हम सभी फोकस करते हैं कि बच्चे को ऐसे करना चाहिए, बच्चे को ऐसे करना चाहिए, बच्चे को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए या हमें क्या बोलना चाहिए या हमें क्या कहना चाहिए। तो विद्या ने मुझे पूरी ये सारी चीज़ें दी है। बुआ जी, चांदी दीदी हम लोगों को इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें, कैसे वार्तालाप हो, कैसे कॉन्वर्सेशन हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में या फिर मदर और बेटा जी के बीच में। तो ये बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स खोलते हैं। और विद्यालय मतलब हम मतलब यहाँ इसमें डालने के बाद और बाकी सारे विद्यालय से कंपैरिजन करने के बाद मैं स्टेज पे पहुँची हूँ कि ये बेस्ट विद्यालय है रायपुर का। मतलब मैंने सारे बेटा जी को देखा है। मेरे बेटा जी फुटबॉल भी जाते हैं, वहाँ पर भी दूसरे बच्चों से भी मिलते हैं। तो उनका जो व्यवहार है और मेरे बेटा जी का जो व्यवहार रहता है, जो अप्रोच रहती है, कोई भी दिक्कत आए बड़े आराम से सॉल्व कर लेते। मतलब ये विद्या इंडिविजुअली बच्चों को उस स्तर पे ले जाती है कि जहाँ बच्चे इंडिविजुअली अपने आप को डील कर सकें। और आई थिंक सारे पेरेंट्स वही चाहते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि हमारे बच्चे अपने हिसाब से डील कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें सबके सामने। और हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं विद्यालय के, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आई एम श्योर दीदी और बुआ जी लोग आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपनी मतलब अगर उनको किसी चीज़ को वो नहीं भी पसंद कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितनी खूबसूरती से या इतने पीसफुली उसको टीचर्स या दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत किया ताकि मतलब कोई एक वो भी ना हो कि डिसरिस्पेक्टफुल भी फील ना हो और मतलब अच्छे से वो अपनी बात रख पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, विद्यालय बेटा जी और मेरे लिए सबसे बड़ा
मतलब ये प्लेटफॉर्म है कि मैं जहाँ अपने आप को भी चेंज करूँ और मैं अपने बेटा जी को भी सही विद्या दे पाऊँ जिसको ले सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक बेटा जी और बच गए ना बाबू, आप भी लाते हैं। मैं ज्योति पांडे से मैंने भी अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराया नहीं है, पर कराने का मैं सोच के आ रही हूँ। आप सब टीचर्स की बात सुन के मैंने फाइनल कर लिया है कि मुझे कराना ही है। बाहर के एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन में मैं एक मीटिंग और ऐसे अटेंड कर चुकी हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं, अगर स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर उनको कपड़े समय पे नहीं दिए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने खुद अपने रिलेटिव में देखा है, बहन के बच्चे, अपने मामा के बच्चे लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। जिद आ गई है उनके अंदर। मेरा बच्चा खुद, मैं मैम सबको एक बार शेयर भी की थी, 3.5 पौने 4 साल का है। कुछ भी बोलोगे, मम्मा मैं जा रहा हूँ, आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। स्कूल में जा रहे हैं तो पढ़ाई का प्रेशर, घर आ रहे हैं तो जाते ही जैसे बच्चे को छोड़ने जाओ या लेने जाओ तो आपका बच्चा तो होमवर्क करता ही नहीं है, तो घर आके उनको लिखो ना, पढ़ो ना, आप बहुत गंदे हो। फिर वो फिर बहाने बनाने लगते हैं, सुसु करने जाना है, खाना खाने जाना है, या मेरा हाथ दुख रहा है। तो और मैंने ये भी देखा है कि बच्चों के पास डिग्रियाँ तो हो जा रही हैं, मतलब उनका पेरेंट्स उनके फिजिकल हेल्थ और पढ़ाई पर बहुत फोकस कर रहे हैं। तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ना है, तुमको अच्छे कपड़े पहनना है, तुमको ये खाना है, तुमको सुबह उठना है, लेकिन उनका मेंटल हेल्थ बिगड़ने जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। और मैं एक पेरेंट्स होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनका मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है। क्योंकि मेरा बेटा चिड़चिड़ा हो गया, मैं समझ ही नहीं पाई कि चिड़चिड़ा हो कब गया। तो ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ और बाहर के एजुकेशन में फर्क समझ पा रही हूँ, और मैं इसीलिए बच्चों को यहाँ डालना चाह रही हूँ अपने, कि वो आगे चल के अच्छा इंसान बन सके। और बाहर की दुनिया और जो हम रियल लाइफ जीते हैं, और सच पूछे तो रियल लाइफ तभी शुरू होती है जब हमारी शादी होती है, क्योंकि फैमिली से कैसे मेंटल फाइट करना है, हस्बैंड से, बच्चे, अपना खुद का हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे रिश्तों में हम बन जाते हैं। वो रियल लाइफ अपनी वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम अनमेरिड रहते थे, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ पेरेंट्स को पता है, सब कुछ को मैनेज करके चलना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ वो मेरे बच्चे ना करें। और सबसे तकलीफ ये होता है कि जब मैं अपने बच्चे के हाथ में डालती हूँ, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ, एक छोटी बच्ची और वो कुछ ऐसा करता है, पड़ जाता है सोच, और वो सोता है तो मैं देखती हूँ और रोती हूँ कि मैंने अपने बच्चे के हाथ उठाया। वो तो खुद नहीं आया है ना, हमने लाया था उसको। आज वो है तो हम पेरेंट्स हैं, वो नहीं रहता तो हम पेरेंट्स रहते ही नहीं। लेकिन आप वो हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो हमको वो चीज़ें नहीं करनी। तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराऊंगी जी। और आज सब टीचर से मुझे ऐसा लगा है कि बाहर क्या हो रहा है पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। और थैंक गॉड कि मैम का मैसेज गया और मैं उस ग्रुप में जुड़ी और मैं आई। मैं बाद में तो आप ही कर रही मैं तो सीख आना था, क्योंकि उनका बहुत सारा सवाल जवाब है। वो स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये होगा वो होगा, क्या बच्चा हमारा दूसरे बच्चों के हिसाब से चल पाएगा, बहुत सारा उनका सवाल जवाब है। और मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाती क्योंकि मैं खुद क्लियर नहीं हूँ जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया है ना। तो बढ़िया क्लास शुरू करने के पहले पर मैं एक बहुत अच्छी बात हमारे अभिभावकों को भी बताना चाहूँगी कि हम सब एक्चुअल में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने जो नोडल में जितनी स्कूल है, जैसे मैं परमानंद एकेडमी के बच्चों को भी जानती हूँ, मतलब ये भी एक वैकल्पिक स्कूल है जो बच्चों के चरित्र पर काम करता है ना। वैसे गुरुकुल, आशा मैम बाबू का गुरुकुल स्कूल है, उनके बच्चों को भी मैं शुरू में बताई थी, वापस बताती हूँ कि प्रणवानंद तो हमारे सामने है, उनके बच्चे हमारे जो सहयोगी बच्चे थे उनके बच्चे काफ़ी साल तक वहाँ पढ़े है ना। तो मैं उन बच्चों का भी जानती हूँ कि बहुत अच्छा बिहेवियर पढ़ाई के साथ। वैसे गुरुकुल के बच्चों को भी मैं आप लोग को बताई कि कबीर बेटा के साथ खेलने आते हैं, पीछे रहते हैं एक परिवार। मतलब मेरे को लगता है कि क्या मेहनत हो रही है विद्यालय में उन बच्चों के साथ, और उनकी मम्मी जी से भी बात होती है ना। तो हम सब जितने लोग यहाँ हैं, जितने भी स्कूलों के पुनः जो अपना नोडल है, मेरे को लगता है कि यहाँ पर वाकई में स्कूलें हैं जो बच्चे के, जो एनईपी तो अभी कह रही है, पर ये स्कूलें तो सालों से शुरू है ना। तो हम
काम कर ही रहे हैं और जो थोड़ा बहुत मिसिंग है उसको अपन ये समझकर पूरा कर लेंगे। और हम सब यदि एकजुट होकर काम करेंगे ना तो आदेश आए कि ना आए, हम सारी स्कूलों की गुणवत्ता एक लेवल पर ला सकते हैं, है ना। अगर टीचर और पेरेंट्स एक हो जाए तो गुणवत्ता आ ही जाएगी। तो एक बहुत सुंदर एक वातावरण बना इस बार कि सभी अपनी स्कूल के बच्चे, आप लोग आए, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, और बुंदेलखंड स्कूल में जो मतलब यहाँ पर भी सारे टीचर और खासतौर पे वन्ना में भी हम लोग को बुलाते रहते हैं वहाँ पर टीचर के लिए और बच्चों के लिए। तो हमारी बहनें जाती रहती है, अभी भी गए थे, है ना। तो हम सब सभी स्कूल, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, मतलब मेरे को लगता है हम सबका इंटेंशन बहुत क्लियर है ना। तो सब मिलके कुछ अच्छा करेंगे। तो ये वाला जो अपना वर्कशॉप है ये आने वाले भविष्य का कोई बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसी शुभकामना के साथ अपन क्लास शुरू करते हैं। उसके लिए मैं चालू को बोलती हूँ। नमस्ते सभी को। माइक आपके पास की जरूरत है, 4 मिनट के पास। और आप लोग को कुछ बोलना होगा तो माइक लेना पड़ेगा ना। अगर आप लोग को कोई प्रश्न होगा, बोलना होगा तो माइक में ही बोलना, तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक है, तो सुबह से अपनी बहुत सारी बातें हुई जिसमें आप सभी ने अलग तरह की समस्याएं जो अभी हम विद्यालय में शिक्षा से बच्चों में पेरेंट्स जो कुछ भी हम झेल रहे हैं वो सब आई, पर वो एक रैंडम तरीके से आई, है ना, जिसका अपन कोई प्रॉपर सेग्रीगेशन कर सकते हैं। और उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कभी हम सोचते हैं कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं गड़बड़ है, कभी लगता है कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा ही कर सकते हैं और कुछ हो भी नहीं सकता। तो हम खुद ही अपने बातों से झूलते रहते हैं, है ना। कभी हमको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है और कभी हमको लगता है कि सब कुछ सही नहीं है। तो अगर पिन पॉइंटेडली हम जब तक नहीं देखेंगे ना कि प्रॉब्लम क्या है, उसका कॉज क्या है और फिर रूट कॉज क्या है, तब तक के हम खुद ही कंफ्यूजन में रहेंगे, हमारी ही क्लैरिटी नहीं बनेगी। तो बच्चे को क्या देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, ये हमें स्पष्ट नहीं होगा। और वो स्पष्टता के बिना हमेशा हमारे अंदर में कुछ ना कुछ शंकाएं बढ़नी रहेगी और हम अपना पूरा एफर्ट भी नहीं डाल पाएंगे। ऐसी सिचुएशन लगती है आप लोग को? ऐसा फील होता है ना? क्योंकि जो चीज़ों में आप कॉन्फिडेंट हो वहाँ तो आपको नहीं लगता कि नहीं ये नहीं देना या ऐसे नहीं देना, या मतलब आपको पर्पस भी क्लियर है उस कंटेंट का और आपको मेथड भी क्लियर है और आपको उसका रिजल्ट भी पता है। जब ये तीनों आपको पता रहता है यू फील कॉन्फिडेंट। पर जहाँ कहीं भी आपके अंदर में कोई अंतर्विरोध होता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है कि ये तरीका सही है या नहीं है, ये कंटेंट सही है या नहीं है, इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इस तरह इवैल्यूएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो जब हमारे अंदर इफ्स एंड बट्स होते हैं तो हम खुद भी चीज़ों को सही तरीके से नहीं रख पाते। तो अब अपन यही करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वर्तमान शिक्षा के कारण, उसको ऐसे पिन पॉइंटेडली एक एक हेडिंग को लेके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमको जांचना है, एनालाइज करना है, तो एक बिंदु है कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। समझ रहे हैं कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन? आज शिक्षा एक व्यापार बन गया है ना। शिक्षा बच्चों का फंडामेंटल राइट है या ये एक कमोडिटी है? लेकिन इसके अंतर्गत क्या हो गया? एजुकेशन इज अ कमोडिटी रादर देन अ फंडामेंटल राइट।
ठीक है, तो ये सबसे पहला जो बिंदु है, अभिभावक विद्यालय में शिक्षा कोई व्यापार नहीं है ना। आप सभी पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है, आपको पता है कि आपके बच्चे की फीस अगर जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटीज़ के लिए है, कि हाँ कन्वेंस के लिए है या स्टेशनरी के लिए है, फूड के लिए है, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए है। इज इट, आर यू पेइंग फॉर द एजुकेशन? नो, है ना। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा अभी बनाया जाता है, जिस तरह की VIP फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिसकी बच्चे को अभी आवश्यकता है भी या नहीं है, या जिसकी उसको आदत पड़ जाएगी तो उसको आगे जाके दिक्कत जाएगी, तो बहुत सारा ऐसा ताम झाम किया जाता है सो दैट यू कैन चार्ज हैविली, है ना। तो आपका बच्चा क्या बन गया? आपका बच्चा उनके लिए चाइल्ड है, स्टूडेंट है, या उनके लिए कंज्यूमर है ना। फिर क्या हो रहा है? अब ये कंज्यूमर है तो यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब आप ऐसी वस्तु उसको देना चाहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिससे उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़े, कि वो यहाँ से ये करके निकलेगा तो उसकी मार्केट में ये वैल्यू होगी। मार्केट में बोले तो किस में? कोई भी इंडस्ट्री में, MNC में, कहीं भी, है ना। ऐसा ही है। हिंदी में ही तो बोल रही हूँ, बस लिखती मैं इंग्लिश में हूँ, बोलूँगी पूरा हिंदी में। हाँ, तो आप में से मैं वही कह रही हूँ कि लिखूँगी इसमें पूरा बोल के हिंदी में ही बताऊँगी। बच्चा एजुकेशन जो है वो उसका शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए, लेकिन कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब यही है कि ये शिक्षा का व्यापार बन चुका है, वही बात है ना। और शिक्षा जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल अधिकार को मौलिक अधिकार। हाँ, क्योंकि मैं वो पेंशनवाड़ा स्कूल में पढ़ी थी तो मेरे को सब चीज़ के हिंदी शब्द नहीं पता, आप लोग मेरी हेल्प करना। ठीक है, तो हमारे बच्चे को एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे का पैसा ले रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर ये कंज्यूमर मतलब जैसे बच्चा कुछ, हाँ, किस लिए? हाँ, ग्राहक बन गया है और वो उसकी मार्केटेबिलिटी, बच्चे की मार्केटेबिलिटी बना रहे हैं, मतलब आगे जाके आपके बच्चे को ही प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको कोई इंडस्ट्री लेगी, है ना। अब इस तरह की जगहों पे अगर शिक्षा देनी पड़ेगी तो पेरेंट्स को हो सकता है कि लोन लेनी पड़े अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, ले ही रहे हैं ना। तो ये इस तरह की जो शिक्षा है, जो शिक्षा का जो व्यापार है, जिसमें जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो वो एक डेट ट्रैप है। डेट मतलब लोन का एक ट्रैप है। मतलब बच्चा पढ़ के निकला और वो कर्जे में है ना, आयरनी। देखो, हम सभी उसको भुगतते हुए बता रहे हैं, बताओ। मतलब दिस इज नॉट समथिंग फार अवे, ये हमारे भी बीच की बात है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम अदर वर्ल्ड, है ना। और बताओ क्या हो रहा है? जो प्रोग्राम्स, जो कोर्सेज और प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, वो उसका दृष्टिकोण भी यही होता है कि इंडस्ट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए प्रोग्राम्स और कोर्सेज बनाए जाते हैं, इसलिए नहीं कि बच्चा एक एंटरप्रेन्योर बन सके, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, खुद का ऑक्यूपेशन कर पाए, इसलिए कि वो एम्प्लॉय बन के रहे।
है ये बात? तो courses and programs are designed as per the requirement of industries and MNCs to make them employees. ठीक है? फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखोगे कि ऐसे टेक्निकल एजुकेशन या ऐसी कोर्सेज होते हैं जिसको बच्चा पढ़ के जब तक निकलता है, उसकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हुई, वो पढ़ के निकला, तब तक वो ऑब्सोलीट हो गया. ऐसा भी होते हुए देखा है कि बच्चे ने अपना समय लगाया उस कोर्स को, उस प्रोग्राम को किया टेक्निकल एजुकेशन वाले फील्ड में, एंड बाय द टाइम, हाँ, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस प्लीज? हाँ, श्योर. ये सबको खोल खोल के बताओ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है. सो मैंने इंजीनियरिंग करा था और 2020 में कंप्लीट हुआ था. तो उसके बाद मतलब बहुत बूम था कोविड के टाइम पे, और पूरा मतलब आईटी सेक्टर वाज ऑल टाइम हाई. 2022 तक तो बहुत ज़्यादा था, हायरिंग बहुत हुई थी और अनरियलिस्टिक पैकेजेस भी मिल रहे थे. बट उसके बाद वो टाइम था जब मैंने भी जॉब किया. फिर उसके बाद अभी हम देखेंगे तो एआई के कारण लाइक थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हो रहे हैं रिमोट एंड. तो अभी बहुत सारे आईटी सेक्टर जो लोग हैं दे आर मतलब हैविंग वेरी हार्ड टाइम. और नॉट जस्ट आईटी सेक्टर, सारे सेक्टर्स में ही ऐसा देखने को मिल रहा है. तो ये जो ऑब्सोलीट वाला था वही बोलना चाहता कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं इवन जो इंग्लिश की जो हमने पढ़ा है, जो पूरा मेथड ऑफ राइटिंग है, वो पूरा ही चेंज हो गया. मतलब इवन ज़्यादा लेटर जो हम लिख रहे थे तो टू द प्रिंसिपल और उसका भी फॉर्मेट अगर हम देखेंगे बहुत कुछ चेंज हुआ है. इवन बोलते की टू द लेफ्ट पढ़ा था, रोड भी चलते थे, बट जो पीपल राइट होकर बुक्स में अभी चेंज हुआ. तो ये सब चीज़ें तो उस सेंस में ये शेयरिंग थी. किसी को अगर कुछ मतलब शेयर करना तो ये मेरे पास माइक रहेगा, मैं दे दूंगा. Yes, so fifth point is courses become obsolete by the time the student completes the technical education and formal education, जिस पे अभी बात हो रही थी. तो अभी आपने देखा कि शिक्षा जो ज्ञान का व्यापार बन गया, शिक्षा कमोडिटी बन गई, जो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इसको बेच रहे हैं. आपके बच्चे को, आपका बच्चा कंज्यूमर बन गया है ना, आपके बच्चे को एम्प्लॉय बनाने की पूरी तैयारी, और ये सारे के चक्कर में पूरा लोन वोन, और जो करिकुलम बन रहा है वो भी उसी लिए कि वो खुद के पैरों पे खड़ा ना हो सके, हमेशा नौकरी ही करे. और फाइनली ये कि वो जो कुछ भी पढ़ रहा है वो कब ऑब्सोलीट हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं. अब इस ऐसी शिक्षा पे कैसे विश्वास होगा बताइए? इसके ऊपर कोई रोशनी डालना चाहेंगे आप लोग में से कोई? क्योंकि बहुत लोगों को होता है ना कि हाँ आईआईटी या बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल ऐसा, तो ये सारा जो अट्रैक्शन अपने को रहता है, अगर हम शिक्षा के ऊपर में जो उसमें कमियां हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हम लोग ये सब को नहीं झेल रहे हैं या नहीं झेलेंगे? ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है? ऑल ऑफ अस आर ऑन सेम पेज? ओके, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू अदर पॉइंट. थोड़ा सा
थोड़ा सा मैं गीला कर मैं पोछ लूँ। हाँ हाँ, उसको कनेक्ट करते जाओ। या बट इसको और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजुकेशन का जो पूरा डायमेंशंस है, जो पूरा कंटेंट है अभी का, है ना, वो हम देखते हैं कि थोड़ा मटीरियलिस्टिक ज़्यादा है। क्या आप उसको देख पा रहे हैं ऐसा, है ना? तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, है ना? है ना, ये वो कारण है जिसकी वजह से एनईपी के सारे रिफॉर्म्स आए। एनईपी का जो प्रमुख बिंदु है कि समग्र और बहुआयामी शिक्षा, है ना, अभी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक आयाम है, और एनईपी क्या चाह रहा है कि होलिस्टिक अप्रोच हो, है ना, सिर्फ एक डायमेंशन पे काम ना हो। और ये जो सिर्फ एक डायमेंशन पे इंक्लाइंड है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे? जो कि जरूरत मतलब आगे जाके स्किल अगर डेवलप होगी तो सरवाइव करना आएगा, सर्वाइवल स्किल्स, बेसिक स्किल्स, लाइफ सेविंग स्किल्स, देयर इज नथिंग। सिर्फ उनको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एक मशीन में, जिसको कुछ आता ना, पानी में गिर जाए तो उसको अपने आप को बचाना भी नहीं आता, ऐसे टाइप का एक रोबोट बन रहा है। या यस, ट्रू। नो लाइफ स्किल्स, नो क्रिटिकल थिंकिंग। फिर इनकी मेंटालिटी कैसी हो जाएगी? अगर हम मटेरियलिस्टिक है तो प्रॉफिट सीकिंग मेंटालिटी नहीं बनेगी। फिर प्रॉफिट सीकिंग मेंटालिटी, उसके साथ साथ में वॉट एवर यू आर अर्निंग, वॉट एवर यू आर गेनिंग, उसको स्पेंड कहाँ करना चाहता है ऐसा बच्चा? भोग विलास में। एक्सेसिव कंजम्पशन, भोग विलास। आपको कुछ कुछ जो नहीं पता चलेगा तो वो, हाँ जी, है ना, एक्सेसिव कंजम्पशन में। फिर और क्या होगा? अगर इसको वो ओवर इवैल्यूएट कर रहा है, मटेरियल्स को ओवर इवैल्यूएट कर रहा है ना, तो अब उसका लोगों के साथ रिलेशन कैसा होगा? फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड ऑल। उनको भी यूज करेगा। रिलेशंस विल बिकम अ टूल फॉर मटेरियलिस्टिक सक्सेस। होगा ऐसा? यस, कंजम्पशन तो हमने लिख दिया, एक्सप्लॉइटेशन और लिख देंगे।
एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन, ये सब उसके लिए फिर वैलिड है ना। और ग्रीड, ट्रू, हाँ वैसे नहीं, इट्स नॉट अबाउट योर कंफर्ट, इट्स अबाउट दिस रिकॉर्डिंग। Actually, nowadays what I am observing, education is not able to give us the human values, loss of humanity and seeing in every concept. And one more thing, every student is asking what is the purpose of this education. And if we are giving some moral purpose, they are saying no ma'am, there is a monetary purpose. If it is having some profitable gain, then we should continue. Otherwise, they are not paying any interest. They are paying the interest to the monetary substances, basically जहाँ से पैसा है वो काम करे वरना ना करे. This is actually what we are losing nowadays in education. True. So that is our next point, that they don't have clarity of purpose and priorities. Students do not have the clarity of purpose and priorities. हाँ मैं उसको मतलब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे. ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सुना था हमारे पेरेंट्स से कि हमारा बच्चा जब विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो उसको खुद का भी पर्पस, अपनी लाइफ का पर्पस, अपना गोल, अपनी हर एक चीज़, अपने यूनिफॉर्म का पर्पस या अपने खाने का पर्पस, हर एक चीज़ का पर्पस क्लियर है. आपने शेयर किया ही था अभी, है ना. और जब हमको हर एक वस्तु का पर्पस क्लियर होता है तो हम उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? सदुपयोग करते हैं ना. तो जब तक हम पर्पस के साथ नहीं जीते हैं ना, तब तक हम नैतिक और मानवीय मूल्य जो एनईपी की नीड है ना, एथिकल एंड ह्यूमन वैल्यूज, उसको भी हम लोग ना समझ सकते हैं ना उसका कोई फुलफिलमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी ये जो सिर्फ एक ही डायमेंशन छू के बैठे हैं अपन, मटेरियल वाला, है ना, जबकि क्या हमारे जीने का वो एक ही आयाम है? नहीं है ना. दैट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ना. What are the other dimensions? Relationships. हाँ, तो संबंध हमारे जीने का एक दूसरा आयाम है जिसको हम बोलेंगे हमारे व्यवहार का आयाम. हर किसी के साथ, चाहे वो हमारे घर के लोग हों या हमारे पड़ोसी हों या हमारे मित्र हैं या समाज के लोग हैं, वो सभी संबंध जो मानव के साथ में है हमारे, वो सभी संबंध, उसमें जो निहित मूल्य है ना, उसमें जो इनहेरेंट वैल्यूज है और संबंध में जीने की विधि, जैसे हम और आप एक दूसरे का साथ कैसे जिएंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, वो भी तो एक समझने की वस्तु है कि नहीं है. अभी आप सबने सुबह से बहुत सारी बातें की कि बच्चों का व्यवहार खराब हो रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो मतलब बात नहीं सुन पाते हैं, ओबीडियंट नहीं है. तो ये वाला सारा कौन सा आयाम है? वो मटेरियलिस्टिक आयाम है क्या? नहीं है. लेकिन शिक्षा किस पे फोकस कर रही है ना. तो वो नहीं होने के कारण ही हमको बोलना पड़ रहा है कि भाई होलिस्टिक होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, और जैसे इन्होंने बोला लाइफ स्किल्स नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और लॉजिक नहीं है उनके पास, बच्चों के पास, है ना. सारा थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल क्या करना है वहां जाके वो हिल जाते हैं, है ना. तो ये एनईपी को ये सारे रिफॉर्म्स लाने ही इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि कितनी सारी चीजें मिसिंग है, और वो हमारे विद्यालय की पॉलिसी से, हमारे विद्यालय के कंटेंट से और प्रोसेस से स्वयं स्फूर्त जाती है. हमको इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है. ये तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके उसके लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है. बट दिस इज समथिंग वी आर डूइंग सिंस 2011 इन दिस स्कूल, है ना. तो अपने पास केवल एक व्यवसाय वाला आयाम को केंद्र में रख के नहीं है शिक्षा, है ना, बल्कि 5th तक की तो पूरी एजुकेशन व्यवहारिक शिक्षा है. क्योंकि एक बार जब आपको संबंध क्लियर हो जाता है ना,
अपने माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में, दादा दादी के साथ में, है ना, टीचर्स के साथ में, जिनके साथ हम पढ़ रहे हैं उनके साथ में, नेचर के साथ में, वो सारे प्रोड्यूसर्स, एवरीवन, तब फिर हम ये एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। ये कब होता है? जब हम आपस में एक दूसरे के साथ संबंध को नहीं पहचान पा रहे, तभी ऐसा होगा ना कि हम अपनी वैल्यूज को नहीं जी पाते हैं, वैल्यूज को नहीं पहचान पाते हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, है ना। तो एजुकेशन कंटेंट में जो एक ही आयाम पे आधारित है वो एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, जिसके कारण बाकी सब आयाम को हम छू भी नहीं पा रहे हैं, पूरा भी नहीं कर पा रहे। और उसी का ये रिजल्ट है कि इस तरह के बच्चे या इस तरह की आवाम हो चुकी है। इट्स नॉट अबाउट किड्स, वो तो वही सीख रहे हैं ना जो हमने बताया, जो हम जी रहे हैं। बच्चा हमारा आईना है ना, तो हमने ही इसको वैल्यू दी है, हमने इन्हीं चीज़ों को वैल्यू दी है, इसलिए बच्चा ऐसा कर रहा है। तो इस बात को बार बार ध्यान देना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि शिक्षा व्यापार बन चुकी है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि शिक्षा में मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को ही हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और उसी से रिलेटेड सारा प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ और चीज़ें हो रही है आगे जाके। मतलब एकदम छोटी स्टेज में तो नहीं, बट जैसे जैसे हायर एजुकेशन होती है हम इसी दिशा में चले जाते हैं, है ना। तो ये हमें क्लियर रहे कि यहाँ बच्चे में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, वो एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, है ना? चाहना में तो सबके यही है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। चाहना में क्या है बताओ? चाहते क्या हो? किस तरह का वातावरण चाहते हो बच्चों की शिक्षा के लिए? क्योंकि अपन को गैप देखना पड़ेगा ना कि जो हम चाहते हैं और जैसा है उसमें क्या दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चा अच्छे से खेल सके, है ना, जो बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, ऐसा एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि जिसमें उसको स्ट्रेस हो। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट तो नहीं चाहते अपन, लेकिन है ना हेल्दी और कंड्यूसिव, वही मैं बोल रही हूँ, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए उपयुक्त है, ऐसा वातावरण चाहते हैं ना अपन, कि बच्चे का जो समग्र विकास है, चाहे उसका शारीरिक विकास है, चाहे वो जो स्किल्स सीखने वाला है ना, उसको जो समझ की वस्तु अपन देने वाले हैं, उसके चेतना के विकास के लिए, वो सारी चीज़ों को दे सके, उसके लिए एक प्रफुल्लित, एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें बच्चा विश्वास कर सके। जहाँ बच्चे को भय हो, ऐसा वातावरण तो अपन नहीं चाहते। लेकिन अभी कैसा है? अभी है ना तनावपूर्ण, है ना। हाँ हाँ, नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चे के लिए जो विद्यालय का, इंस्टीट्यूट का जो एनवायरनमेंट है, वो अभी स्ट्रेसफुल है, वो जिसमें बच्चा खेल नहीं पा रहा है ना।
ये जो एकेडमिक प्रेशर है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लेना है, वो टेस्ट लेना है, ऐसा नंबर लाना है, वैसा नंबर लाना है, उसके कारण टीचर स्ट्रेस में है और जिसके पास जो होता है उसको वो बांटता है। तो टीचर के पास स्ट्रेस है एकेडमिक प्रेशर का, तो उसने बच्चे को भी बांट दिया। अभी तो वो कुछ पढ़ाने गई नहीं रहती है कि अगले दिन बोलती है कि हाँ बेटा अब आपका उसका यूनिट टेस्ट होगा, अब उसका डिक्टेशन होगा, अभी आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका ओरल टेस्ट होगा, आपको ये प्रोजेक्ट बना के लाना है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग, एकेडमिक प्रेशर का स्ट्रेस है और ऊपर से बच्चा जो चीज़ को पढ़ रहा है उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले पा रहा है, उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि टाइम प्रेशर इतना सारा है ना। तो शिक्षा होनी किस लिए थी, वो अच्छे से ऑब्जर्व करे, वो अच्छे से वो स्किल्स को मन लगा के सीखे, जो जो वो सीख रहा है उसको लोगों के साथ शेयर करे, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, एकदम यही हो रहा है। थैंक यू। बाप रे इतना दाग है, इसको मैं मिटाऊंगी कैसे। एक्चुअली ये ओरिजिनल कलर इसको और गीला करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो आपने बोला बच्चे रट्टू तोता हो गए, रोट लर्निंग उनके लिए कंपलसरी हो गई है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस बिकॉज दे हैव टू फोकस ऑन ग्रेड्स। ये प्रेशर डाला ही हुआ है, ये एकेडमिक प्रेशर का वो भी एक हो कि, है ना। और क्या हो रहा है एकेडमिक प्रेशर के कारण, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको फिजिकल कोई स्किल सीखनी चाहिए, इसलिए बाहर उनके लिए भेजते हैं कि बेटा स्पोर्ट्स भी जाओ, एकदम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से घर आओ, फिर स्पोर्ट्स जाओ, फिर स्पोर्ट्स जाओ, ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन जाओ, तो बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है। आई कैन फील इट। हाँ वो तो बात सही है, वो अपन ने बोल इसमें कवर हो जाता है कि स्ट्रेसफुल हो गया ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर, तो बाकी सब एक्टिविटीज़ को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट के कारण उनको फिर एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स एकेडमी से डिफरेंट स्किल्स सिखाई जा रही है। पर ये नहीं सोचा जाता कि जब हम बड़े थक जा रहे हैं तो बच्चे कैसे नहीं थक रहे हैं। 5 बजे से उठ रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं, रात के 8 बजे तक नॉन स्टॉप। दिस इज व्हाट आई रियली फील। उनको पढ़ाई के साथ साथ ये भी प्रेशर डाला है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, अदर स्किल भी सीखो अगर लाइफ में कॉम्पिटेंसी रखनी है तो। हाँ ये भी हाँ, तो ये अपन ने बात किया था कि मटेरियलिस्टिक होने के कारण वो लाइफ स्किल्स, दूसरी स्किल्स सब छूट जा रही है ना, वो अपना वहाँ कवर हुआ। फिर ये बात आई कि अभी जो है वो एकेडमिक प्रेशर के कारण इतना सारा स्ट्रेस आ रहा है, तो अभी अपन एकेडमिक प्रेशर वाले जो एनवायरनमेंट के कारण जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना बच्चे की लाइफ पे, उसको अपन खोल रहे हैं। देन वील हैव अदर पॉइंट्स ऑल्सो। सो योर पॉइंट कम्स इन दिस एज वेल एज दिस। कॉम्पिटिटिव हो गए हैं उसमें जी इनके बाद मोस्टली यस, मोस्ट ऑफ द स्कूल कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि पेरेंट्स देखते हैं कि जिस स्कूल में हमें डालते हैं लाइक सीबीएसई में डालते हैं या आईसीएसई में डालते हैं, उसमें बच्चा हमारा ज़्यादा स्किल्स
सीखेगा, उसको ज़्यादा उसको नॉलेज इंप्रूव होगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, बच्चे इस तरह से प्रेस कर रहे हैं कि हमको अच्छा बेस्ट पेरेंट्स सोच रहे हैं हम अपने बच्चे को बेस्ट दें, बट उस चक्कर में हमारे बच्चे इस रहे हैं, उनको प्रेशर हो रहे हैं, वो अपना बचपन अपना चाइल्डहुड अपना एंजॉय नहीं कर पा। बिल्कुल। जैसे हम लोग पहले हम पढ़ते थे तो हम अपने बच्चे हमने अपना चाइल्डहुड भी एंजॉय किया, बट आज की डेट में बच्चा अपना वो एंजॉय कर ही नहीं रहा है अपनी लाइफ को, वो सिर्फ स्ट्रेस, उसको सिर्फ पढ़ना है, उसको ये काम करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, बस यही प्रेशर में वो बच्चा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही अपन बोल रहे हैं कि एंजॉय नहीं कर पा रहे अपने लर्निंग्स को सभी आयाम में, और उसकी जगह उनको सिर्फ ग्रेड्स पे फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी वही बोल रहे हैं। इसकी वजह से पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बच्चे का रिलेशन कैसा हो गया? इस स्ट्रेस की वजह से, ये इस एनवायरनमेंट के स्ट्रेस की वजह से पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ बच्चे का रिलेशन कैसा हुआ? रेबेलियस भी हुआ है, गैप तो हुआ ही है, और उससे एक स्टेप अहेड हो गया कि बच्चा बागी बन जा रहा है, और फिर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, और आपको लग रहा है कि ये हमारी बात नहीं मानता, हमारी कदर नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना? तो बच्चा रिबेलियस हो गया, बागी हो गया, बात सुन नहीं पा रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ग्रेटफुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं उनके माता पिता उनके लिए जो कर रहे हैं उसके प्रति। तो जब हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं तो माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो पाना, अपने साथ जो पढ़ रहे हैं पीयर्स, उनके साथ में हमारा बिहेवियर कैसा हो, है ना? तो हर एक रिलेशनशिप में हमारे जो मूल्य हैं उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे कि मम्मा जी या पापा जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, है ना? तो वो हमारे एजुकेशन के कंटेंट पे भी बात होगी, उसमें भी नहीं आ रहा है, और हाँ कंटेंट पे तो बात हुई है, एजुकेशन के कंटेंट में भी नहीं आ पा रहा है कि हमारे सभी संबंध में हमको क्या मिल रहा है। आप सोचो, आप किस आयु में जाके ऐसा हुआ कि हाँ आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा पा रहे हो, मतलब किस आयु तक के पेरेंट्स ने ही हमारा पोषण, संरक्षण और हमारी सभी नीड्स को फुलफिल किया है। थिंक ऑफ दैट। बताइए किस आयु तक के आपको पूरा पेरेंट्स के ही सपोर्ट से चल रहे थे? तो ज़्यादा करके 20 से 25, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है करंट सिनेरियो को देखते हुए, है ना? तो वो लोग जिन्होंने हमारी तमाम उम्र, मतलब जब से कोख में थे तब से लेकर जब तक कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो रहे हैं तब तक कि उन्होंने हमारी हर एक नीड को फुलफिल किया, है ना? हमारे शरीर का पोषण, हमारे भाव का पोषण, है ना? हमको भाषा सिखाना, भाषा का पोषण, है ना? व्यवस्था में भागीदारी करने का पोषण, हर एक चीज़ माता पिता ने किया, और हर वो चीज़ जो हमारे लिए नेगेटिव थी उससे हमारा संरक्षण किया, हमको सही गाइडेंस दी, सही पाथ दिखाया, और उनके प्रति हम कृतज्ञ फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में जो इनकम्प्लीटनेस है, और वही इनकम्प्लीटनेस आदमी में स्वयं में भी आ गई, वो तृप्ति नहीं है। जब वो तृप्ति नहीं हो पा रहे हैं तो वो कैसे ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कर पाए, है ना? तो थोड़ा है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो खुशहाली होनी चाहिए बच्चों के जीवन में वो नहीं है। वो अपने जीवन को जीने के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, है ना? जो स्ट्रेस के साथ वो जी रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो वो अपने माता पिता को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं, जबकि सब कुछ उनसे मिला रहता है। तो शिक्षा की कमी के कारण हमको परिवारों में भी तनाव दिख रहा है।
तो ये एनवायरनमेंट में जो अपन बात कर रहे हैं, ये इसका जो तनाव है वो पूरा परिवार, समाज, राष्ट्र, हर जगह है उसका फैलाव। अभी अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका तनाव हमको फैलाव हर जगह दिखेगा, है कि नहीं ऐसा? और वो भी अच्छी बात नहीं है। मतलब अपन ऐसा सोच रहे हैं कि हम सही संस्कार नहीं दिए क्या, हमको पता ही नहीं है उसके साथ गुजर क्या क्या रहा है। थोड़ा बहुत तो आइडिया है, लेकिन आप सोचो ना, एक बच्चा पूरा फंडामेंटल एजुकेशन, पूरा फॉर्मल एजुकेशन करके निकले और उसके बाद भी उसको जीने में कॉन्फिडेंस ना आए तो उसके क्या हाल होंगे। इसीलिए ये सारा पूरा रिबेलियस वाला नेचर है। और ये हुआ कि पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ। एक और बात जो आप बात कर रहे थे कि बच्चों को जो खुशहाली होनी चाहिए कि हम अपने साथ के लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ खूब मज़े से पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, नया नया क्रिएटिव चीज़ें सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वो जो खुशहाली होती है पढ़ने लिखने समझने की, साथ साथ बढ़ने की, है ना, एक दूसरे की हेल्प करने की, एक दूसरे के साथ शेयर करने का कि हाँ ये मुझे नहीं आता, आप मुझे बता दो, ये आपको नहीं आता, अरे ये तो मेरे को अच्छे से आता है, मैं आपको इसमें हेल्प कर दूंगा। तो वो होने के बदले इसकी वजह से, एकेडमिक प्रेशर की वजह से बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की जगह कंपटीशन कर रहे हैं, है ना। कंपटीशन होगा तो कोई आगे कोई पीछे होगा, उसके कारण इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होंगे ना। अब ये सब प्रेशर जो बढ़ रहा है ना, और ऐसा जो वातावरण है, उससे बच्चे की मेंटल स्टेट अच्छी रहेगी, खुशहाली पूर्वक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, या बच्चे चिड़चिड़े होंगे, अकेला फील करेंगे, एग्जाइटी में रहेंगे, है ना। या सो ऑल दिस लीड्स टू एंजाइटी, frustration, depression, loneliness, and you can keep on filling. So this is what we have achieved by putting academic pressure, by giving this kind of environment, competitive environment, है ना। ये है आउटकम इस एनवायरनमेंट, है ना। और ये अपन सभी जानते हैं, लेकिन अपन आराम से उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं की, उसको तार नहीं किए, उसकी नीड को ठीक से सोचे ही नहीं। इसको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, वो भी अपन ने नहीं सोचा। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये भी नहीं सोचा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? ब्रो आई नीड हेल्प। ठीक।
एक जो तालमेल होना चाहिए, एक जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक जो संगीतमयता होनी चाहिए, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन का प्रोसीजर और जो बच्चे को हम अध्यापन करा रहे हैं, जो स्टडी कर रहा है बच्चा, ये सबके बीच में एक तालमेल की ज़रूरत है या चलेगा सब अलग अलग होने से, है ना? अभी दिखता है वो तालमेल? नहीं दिखता ना। मतलब कई चीज़ें आ जाती है ऐसे ही कि पेरेंट्स बोलेंगे इसकी अभी क्या ज़रूरत है, ये क्या करा रहे हैं मेरे बच्चे को, क्यों करा रहे हैं ऐसा, है ना? या कभी टीचर सोच रहे अरे यार ये इस बुक में इतना इतना क्यों दिए हैं, इतना लंबा कोर्स क्यों किए हैं, इसकी तो इस आयु में आवश्यकता ही नहीं है ना? लेकिन वो टीचर ने तो डिज़ाइन किया नहीं है, तो एजुकेशन प्रोसीजर कहीं और डिसाइड हुआ, ठीक है? पढ़ाने वाला कोई और, है ना? पढ़ने वाला बच्चा भुगतेगा और पेरेंट्स भी मजबूर है, वो क्या करेंगे भाई, है ना? तो क्या हो रहा है कि ये सब में आपस में एक तालमेल नहीं होने की वजह से बच्चे लावारिस हो गए। वहीं से वो सारा ब्लेम गेम शुरू होता है, जो आप नहीं बोले कि स्कूल आता है तो जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि पेरेंट्स कुछ नहीं कराते, होमवर्क नहीं करते, बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, उनके बिहेवियर पे ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं। और बच्चा जाएगा घर पे तो घर पे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आपको स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं है क्या, कुछ सिखाते नहीं है क्या, है ना? तो ये ब्लेम गेम आता कहाँ से? क्योंकि ये आपस में ही कोई अलाइनमेंट नहीं है, तालमेल नहीं। है ना? तो पहला हो गया ब्लेम गेम। फिर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम टीचर को बड़ा बता देंगे या अच्छा बता देंगे तो हम शायद कम हो जाएंगे बच्चों के लिए। और अगर मैं ये बोल दूंगी कि मतलब टीचर की भी तारीफ करना, सही की भी तारीफ करने के लिए भी एक पॉजिटिवनेस खुद में चाहिए कि है ना, अरे वाह आपके टीचर इतना अच्छा सिखाते हैं। सिमिलरली इट्स द सेम फॉर टीचर आल्सो कि आपके मम्मी पापा ने आपको वो अगर कृतज्ञता टीचर ने भर दी है ना, तो वो जीत पेरेंट की होगी। और वो पेरेंट ने अगर टीचर के प्रति भर दी कृतज्ञता कि आपको ये वाली चीज बहुत बढ़िया सिखाई गई है, हो सकता है कमी कुछ, पर वो कमियों को अपने आपस में बात करने हैं। बच्चे के अंदर अगर एक दूसरे के लिए हमने ग्रैटिट्यूड फिल अप कर दिया, सो इट्स अ विन-विन फॉर द किड। बिल्कुल। तो पेरेंट्स और टीचर्स को एक दूसरे के लिए जो अप्रिशिएटिव होना है, एक दूसरे की एफर्ट को हम सराहना कर पाए, प्रशंसा कर पाए कि अरे आपकी अध्यापिका जी ने ये कितना अच्छा सिखाया, ये कितना अच्छा समझाया। और टीचर्स भी बात कर रही है कि आपकी मम्मी जी आपको कितना अच्छा सिखाए हैं, है ना, देखो आपको कितना अच्छा टिफिन दिया है, देखो आपको कितने साफ सुथरा, आप एकदम अच्छे कपड़े पहनकर एकदम अच्छे से व्यवस्थित आए हो, आपका बैग भी व्यवस्थित है, आपकी भाषा कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से बात कर पाते हो, है ना। और पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि आपने आज कितना अच्छा और नए सार्थक शब्द सीखे, आप कितना अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन कर पा रहे हो, आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो यू आर फुलफिलिंग बोथ द साइड्स, यू आर अप्रिशिएटिव ऑफ बोथ द साइड्स एंड यू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दूसरे स्कूल्स में टेबल्स बैठाते हैं, अभिभावक विद्यालय में मतलब सोचते भी नहीं, बस ये बोलते रहते हैं अच्छा आपके मम्मी ने इतने अच्छे से किया, अच्छा आपके मम्मा जी इतना ध्यान देते हैं, देखो ऐसा किया। सिमिलरली मतलब पेरेंट्स के मन में वो आ रहा है कि अच्छा आपको ये स्कूल में इतने अच्छे से अध्यापिका जी ने सिखाया, आप ध्यान देते हो कि नहीं, आप क्लास में बात सुनते हो कि नहीं। यस, तो दे आर एबल टू अप्रिशिएट द मेथडोलॉजी ऑल्सो, है ना। तो अप्रिशिएटिंग टीचर्स बिहेवियर एंड द मेथड्स, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। या सो पेरेंट्स एंड टीचर्स एट प्रेजेंट, ये हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं अभिभावक की, बट
दे आर नॉट, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर and are not able to acknowledge either the efforts put by parents and vice versa. अभी हम शिफ्ट हो गए थे थोड़ा हमारे स्कूल की तरफ, तो हमने इसको पॉजिटिव पॉइंट की तरह लिया. ये पॉजिटिव पॉइंट की ज़रूरत है, और हम ये कह रहे हैं कि अभी हर शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है. पेरेंट्स एंड टीचर्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये जो दीदी बात कर रही थी वो इस विद्यालय की बात कर रही थी कि यहाँ पर ऐसा होता है ना, और इसकी आवश्यकता तो है. इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल. तो मैडम पालक संपर्क जो हम लोग के गवर्नमेंट स्कूल में जो होता है, पालक संपर्क आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो पालक संपर्क मीटिंग जब होती है तो सारे पालकों को बुलवाते हैं, लिखित में भी भेजते हैं कि आप लोग आइए. और इसलिए उनका टाइम देखते हुए हम अपने स्कूल का टाइम रखते हैं जी, क्योंकि सारे सब वर्कर हैं तो उनको भी तकलीफ न हो, छुट्टी न लेना पड़े, नुकसान न हो और काम हो जाए. तो अगर हमारे यहाँ जैसे 188 बच्चे हैं तो उसमें से मुश्किल से कहीं 30 बच्चे के पालक आ गए तो आ गए. बाकी जब बोलते क्यों नहीं है तो नहीं कल आएंगे, बाद में आएंगे, तो ऐसा होता है. तो इसमें यहाँ क्या होना चाहिए कि सारे पालक आए, टीचर के साथ बैठे, टीचर की भी समस्या सुने, पालक की समस्या टीचर सुने, दोनों उसमें कॉम्प्रोमाइज करें और ये बातें हो ताकि हम बच्चों को आगे बढ़ा सकें. तो ये चीज क्या है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है तो हम देखते थे कि अधिकांश पेरेंट्स मीटिंग मतलब जाना है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इतना. हाँ, सही बात बोल रहे हैं. और कई जगह प्राइवेट स्कूल में भी ये दिक्कत आ रही है और गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा. तो हम ये जो तालमेल वाली बात है, ये पालक से संपर्क घर भी जाते हैं, घर भी जाते हैं, कभी मिलते कभी मिलते. तो ये अगर पालक हमारे स्कूल का है, बातचीत हो, हम भी बच्चों की पालक भी कंडीशन करें, हम भी कंडीशन करें, तो हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं. बिल्कुल एकदम. तो ये जो हम स्कूलों में भी आ रही है जहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं. तो जो समस्या सरकारी स्कूल में आ रही है ना, वही उन बड़ी स्कूलों में भी आ रही है जहाँ पर फीस बहुत ज्यादा है. इनके पेरेंट्स को लगता है कि हम फीस दे दिया मतलब, तो वहाँ तो मैनेजमेंट भी पेरेंट्स को नहीं बुला पा रहे. पेरेंट्स ये अभी बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स मनमानी में, उनको जरूरी नहीं लग रहा है विद्यालय जाना. तो ये समस्या मतलब बीच वाले स्तर पे नहीं है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर दोनों ही कॉमन है. एकदम ठीक बोल रहे हैं. हाँ, बड़ी स्कूलों में एक और समस्या है कि टीचर से बात करना बहुत मुश्किल है. मतलब प्रिंसिपल से मिलना है तो उसका पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करते करते एक महीना निकल जाता है, तब तक हमारे माइंड से डाइवर्ट हो जाता है कि हम टीचर से मिलना क्यों चाहते थे. तो ये बड़ी स्कूलों की बहुत बड़ी समस्या है कि तुरंत आप नहीं बात कर सकते टीचर से या प्रिंसिपल से. हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होंगे. प्रोटोकॉल से मैम बहुत से नियम हैं कि पहले मेल करो, मेल में अपनी समस्या है तो नॉर्मल मेल करो, कंप्यूटर में फिर मेल आएगा कब आएगा पता नहीं, फिर ये बताओ कि क्यों मिलना है, तो फिर वो लोग एक नॉर्मल अपना सॉल्यूशन बोलते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो. फिर अगर आपको करना है कि नहीं टीचर से मिलना ही है प्रिंसिपल से, तो फिर लोग मेल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट देंगे, फिर आप जाओ. बहुत बहुत मुश्किल है मैम. ठीक बात है. तो हम ऐसा चाहते तो नहीं है कि स्कूल और घर जो है वो दो डिफरेंट वर्ल्ड हो बच्चे के लिए, लेकिन अभी ऐसा हो गया है. जी बोल. हाँ, मेरी एलकेजी है तो उसके पहले सिलेबस इतना ज्यादा था हाँ, कि बच्चों को ना एक पेज दो पेज तो स्कूल में कराते थे, घर में होमवर्क 2-3 पेज है. अब बच्चों की छोटे बच्चे कैसे कि होती ही नहीं करें. अब हम कराने बैठे तो बच्चा एक पेज लिखा, हम ये करेंगे, हमको करना है, स्कूल में भेजना है, हम क्या करें, जैसे तैसे करो करके बैठा देते. अब वहाँ पे जैसे भी होमवर्क अभी फिर नेक्स्ट डे और होमवर्क आ जाता है. तो ऐसे में क्योंकि हम टीचर प्रोफेशन में तो हमको समझ में आता है कि टीचर का ये ड्यूटी है कि बच्चे का सिलेबस कम, लेकिन एज एक पेरेंट्स की क्या सोचेंगे कि अरे इतना क्यों लिखा है, तो वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे यस, कि
प्रेशर दे, हम्म। तो ये होता है जनरली। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कुछ शेयर करना चाहता था इस विषय पे? ठीक बात है। तो हमारे विद्यालय की ये खूबसूरती है कि सिलेबस क्या होगा, किस कक्षा में क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, इसकी क्लैरिटी टीचर को भी है, क्योंकि वो खुद ही कंटेंट डेवलप करती है, खुद ही पढ़ाती है। पेरेंट्स के साथ में भी पूरे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स के थ्रू उन तक भी ये पूरी बात पहुंचती है। बच्चों के साथ भी ये शेयर होता है कि अपन ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो द पर्पस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, और कितना करना है वो भी उसका एक मर्यादा है, तो वो किसी के लिए भी स्ट्रेसफुल नहीं है। तो दैट इज बिकॉज यहाँ पर वो अलाइनमेंट है, और हम वही बात कर रहे हैं कि ये अलाइनमेंट अभी शिक्षा में नहीं दिखता है, तो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और ये सारा ब्लेम गेम एंड ऑल है ना। और जो अपन बात कर रहे थे कि स्कूल एंड होम सीम्स लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड, ये भी लिख देती हूँ। है ना। और जो आपने बात रखा ना दीदी कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, तो ये अभिभावक विद्यालय दीदी ने पहले ही बताया सुबह कि अभिभावकों और अध्यापकों की एक संयुक्त अभिव्यक्ति है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, यहाँ हम सबको मिलकर ही बच्चे का पूरक बनना है। तो जैसे मैंने बोला कि हम खुद सब मिलकर ही तय करते हैं कि बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है, और उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का पूरक, जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात हुई, पूरक बनेगा। तो यहाँ पर बच्चे के साथ क्या हो रहा है वो पेरेंट को पता है, पेरेंट्स बच्चे के साथ घर पे क्या काम करके भेज रहे हैं वो टीचर्स को पता है। तो दोनों के फॉलोअप के बीच में अब बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली अलाइंड रहेगा, वो अब भटकेगा नहीं और वो एक्सक्यूजेस भी नहीं निकाल सकता है ना। एक तो ये, फिर दूसरी बात ये है कि उसके निकालने की जरूरत भी नहीं है। जब आप कुछ ओवर करोगे तो ही वो निकालेगा ना, जो आवश्यक है वो कर रहे हो तो बच्चा क्यों निकालेगा। बल्कि बच्चे यहाँ पर खुद बोलते हैं कि हाँ हमारी ये भी जिज्ञासा है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस मोर। तो हम यही चाहते हैं ना कि बच्चे में शिक्षा के लिए उत्साह बढ़े, उनकी जिज्ञासाएं हैं वो हमारे को रख पाए और हम उसे फुलफिल कर पाए। तो जब टीचर्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो अपने एकदम पेशेंस के साथ, अच्छे गुड टेम्परामेंट के साथ में बच्चों को शिक्षा देती है, तो बच्चे भी शिक्षा को ग्रहण करना ही चाहते हैं, है ना। उससे ये हो रहा है कि एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव है, एजुकेशन का कंटेंट इतना करेक्ट है, अलाइनमेंट इतना परफेक्ट है कि बच्चे की इच्छा हो रही है कि मैं और पढ़ूं और जानूं, अच्छे से करूं, है ना। सो दैट इज द गुड रिजल्ट इफ अलाइनमेंट इज देयर। ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट यही रहेगा कि अभिभावकों की इन्वॉल्वमेंट की पूरी जरूरत है, जो अभी नहीं है। मतलब शिक्षण संस्था में, घर पे सिर्फ नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। वो एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है। तो 4 बिंदुओं पे अपनी बात हुई है। कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जो अभी व्यापार बन चुकी है, एजुकेशन कंटेंट जो कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और होलिस्टिक नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी
नहीं है, जो कि NEP चाहता है कि ऐसा हो। और बहुत सारी चीज़ें थ्योरी पे रह गई है, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, लाइफ स्किल्स नहीं हो पा रही है, ऑक्यूपेशनल स्किल्स नहीं हो पा रही है, जो कि NEP की नीड है ना। टीचर जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला बन गया है, जबकि टीचर को एक मार्गदर्शक, एक फैसिलिटेटर के रूप में होने की आवश्यकता है ना। और ये जो एथिकल एंड ह्यूमन वैल्यूज बोल रहे हैं, इसको अलग से मॉरल साइंस की तरह पढ़ाओ तो ये नहीं जाता है ना। इट शुड बी कि शिक्षा ही वैल्यू बेस्ड है, मतलब जो कंटेंट आप दे रहे हो वो वैल्यू के मूल्यों के आधार पर ही दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बच्चों को कोई कविता बताते हैं, कोई कहानी बताते हैं, तो वो काल्पनिक नहीं होती है, वो उनके ही माता पिता से जुड़ी हुई, उन्हीं के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई होती है। वो सारे संबंध जिसमें वो जी रहे हैं, वो सभी संबंधों के आधार पे, वो सारी क्रियाएं जो वो कर रहे हैं उसके आधार पर, उनके लिए क्या हो रहा है उसके आधार पर, है ना। जैसे अगर अपन ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे थे, ग्रेटफुलनेस की, कि माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते, तो माता पिता के प्रति जो होना चाहिए फील, वो तब होंगे ना जब उन्हें पता हो कि माता पिता उनके लिए दिन रात कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे दिन रात उनका पोषण संरक्षण कर रहे हैं। तो हमारा कंटेंट वैसा होता है, मतलब कोई जैक एंड जिल या हम्टी डम्टी की पोएम्स नहीं होती है। पोएम्स ये होती है कि माँ क्या कर रही है दिन भर मेरे लिए, पिताजी क्या कर रहे हैं दिन भर मेरे लिए, भाई बहनों के साथ कैसे मैं खेल कूद के बड़ा हो रहा हूँ उनके सहयोग से, है ना। तो वो सारा चीज़ आप लोग को हम धीरे धीरे बताएंगे भी, शेयर भी करेंगे हमारा कंटेंट, कि कैसे हमारे चैप्टर्स हैं, कैसा है हमारे पोएम्स एंड ऑल। तो ये सारे बात जो एथिकल एंड ह्यूमन वैल्यूज़ की हो रही है, वो इस तरीके से नहीं जा सकती कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं और फिर अलग से उसको चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बेसिस ही वही होना चाहिए, फाउंडेशन ही वही होना चाहिए। आप रियलिस्टिक चीज़ पे ही बात करो। आप कुत्ते बिल्ली के साथ नैतिक मूल्य तो नहीं पढ़ाओगे ना, लेकिन अभी तो ऐसे ही होता है। हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर एजुकेशन कंटेंट की बात, फिर एनवायरनमेंट जो अभी एकेडमिक प्रेशर वाला है ना। फिर हमने बात किया कि आपस में तालमेल नहीं है, शिक्षा की वस्तु, शिक्षा का पेरेंट्स, टीचर और मेथड्स, जो प्रोसीजर फॉलो होता है, प्रणाली, वो सब में कोई भी तालमेल नहीं है। वो भी एक कारण है कि हम सब असफल है। शिक्षा इसके बिना असफल है ना। हाँ, प्राइवेट और सरकारी स्कूल के हम सभी करते हैं ना, तो अपने पास दोनों ऑर्डर है। तो अपन ये सोच ही सकते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स तो एक्चुअली अपनी बेसिक नीड के लिए लगे हुए हैं, है ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए। लेकिन आप लोग कभी जाकर देखना, छोटी में भी एक अभिभावक विद्यालय है ना, 4 गांव के बच्चे आते हैं वहाँ पर आसपास के, है ना। उनके पेरेंट्स भी श्रमिक है, रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर माता पिता होना क्या होता है ये जा रहा है, तो अभी वहाँ पर भी कितनी मम्मियाँ हैं गांव की जो टीचर बन गई है, क्योंकि गांव में भी वैसे देखा जाए तो प्रतिभा की कमी नहीं है। तो हम लोग के लिए भी आश्चर्यजनक है कि वो मम्मियाँ इतना बढ़िया विद्यालय चला रही है, और आप मानेंगे नहीं कि विद्यालय का पूरा काम, जब भी कोई उत्सव होता है, कुछ भी होता है, अगर किसी के पास जेसीबी है तो किसी के पास कुछ भी है, पूरा विद्यालय सज जाता है खाली अभिभावकों की भागीदारी से। तो अब अपन ये भी अपने पास होनी है कि ये पेरेंट्स ऐसे हैं तो हम कैसे करें। अपने पास एक रायपुर विद्यालय है जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बहुत साधन संपन्न अभिभावक के बच्चे जिनके लिए अब कुछ बहुत चीज सोचनी नहीं है। एक वो भी है जहाँ पर साधन संपन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें समृद्धि है। तो आगे जाके आप लोग इन बातों को देख पाओगे
कि एक्चुअली पैसे से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, मतलब बस हमारे अंदर आना चाहिए कि हम माता पिता हैं और माता पिता क्या होते हैं। तो न तो गांव शहर की बात है, न पढ़े लिखे और अनपढ़ होने की बात है, न पैसे के कम ज़्यादा होने की बात है, बस एक जिम्मेदार होने की बात है। तो दोनों मॉडल अपने पास है ना। इन लोगों को लगेगा ठीक। तो एक और बिंदु के द्वारा भी हम जांचेंगे कि और क्या समस्या है। इवैल्यूएशन इज बेस्ड ओनली ऑन एकेडमिक स्किल्स विच इज़ इनकम्प्लीट। मतलब बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो ज़्यादा करके एकेडमिक स्किल्स को ही केंद्र में रख के किया जाता है। क्या वो कंप्लीट है ना? एक तो हमने महत्व भी एकेडमिक्स को ज़्यादा दे दिया, एनवायरनमेंट भी वैसा ही बना लिया, कंटेंट भी वैसा ही दे दिया है ना, और ऊपर से हम मूल्यांकन भी केवल उसी आधार पे करते हैं। तो बच्चे को क्या लग रहा है, हमने ही उसे बताया ना कि हाँ यही इंपॉर्टेंट है, हमने ही उस चीज को ओवर इवैल्यूएशन किया, अधिमूल्यन किया है ना, कि हाँ बेटा मार्कशीट ही सब कुछ है, मैथ्स में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने नंबर आए, ईवीएस में कितने नंबर आए, यही मेन है। तुम कितना फास्ट पढ़ पाते हो, कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हो, है ना, तुम अपना लिखना कैसा है, खुद से ये लिख लेते हो, वो लिख लेते हो, यही सब चीज़ को हम वैल्यू देने लग जाते हैं और उसी चीज़ का हम अप्रिसिएशन भी करते हैं बच्चे का। तो बच्चे को लगता है कि बाकी सब एक तरफ, टीचर्स पेरेंट्स तो इसी चीज़ के लिए मेरी पीठ थपथपाएंगे, यही चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, है ना। तो वो उसी चीज़ को वैल्यू देने लग जाता है जो कि हम उसे बता रहे हैं, और वो अपूर्ण है क्योंकि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हाँ उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, है ना, उनके में समझ होनी चाहिए, उनके में संस्कार होने चाहिए, वो ये सभी एथिकल वैल्यूज़, यूनिवर्सल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ये सभी वैल्यूज़ जो एनईपी में बात हो रही है वो सब वैल्यूज़ बच्चे में होने चाहिए। लेकिन क्या हमने उन वैल्यूज़ को अपने एवेल्युएशन प्रोसेस में जगह दी? नहीं दी, है ना। मार्कशीट देख लो क्या चीज़ की होगी, भाई एक लाइन में लिखा होगा कि गुड कंडक्ट, सिर्फ एक लाइन में, है ना। आप लोग जांचिएगा अभिभावक विद्यालय का मूल्यांकन पत्र, उसमें बच्चा एक दूसरे को किस तरीके से संबोधित करता है। मतलब जैसे मैं आपको बुलाऊंगी, आप मुझसे छोटी है, मैं आपको बहन जी बोलूँगी, मुझसे बड़े हैं दीदी जी बोलूँगी, भाई जी बोलूँगी, है ना। हमारे विद्यालय में हम सब बच्चों को बेटा जी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे संबोधन है, मम्मी जी, पापा जी, भाई जी, बहन जी, चाचा जी, मामी जी, जो है ना, वो सारा संबंध की पहचान के आधार पे है ना। मैं जिनको जो बुला रही हूँ मतलब मेरा उनके साथ वो संबंध है, तो वो पुकारने से मुझ में वो भाव आ रहा है, मम्मा जी ये मेरा पोषण करती है उदारता के साथ, पापा जी ये मेरा संरक्षण करते हैं वात्सल्य के भाव के साथ, अध्यापक जी, अध्यापिका जी, है ना, ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं पूरा समर्पण के साथ, है ना। तो वो सारा भाव कब आएगा? जब हम सही संबोधन के साथ बात करें। तो वो संबोधन भी हमारे मूल्यांकन में है, इवैल्यूएशन में है। जो मैं बात कर रही थी कि पीयर्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, पीयर्स को हेल्प करने वाला, शेयर करने वाला, एक दूसरे की ग्रोथ में सहायक बनने वाला, कि एक दूसरे को नीचे गिराने वाला और इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराने वाला, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट नहीं। तो वो संबोधन के बाद दूसरा सहयोग, कि बच्चे आपस में एक दूसरे का कितना अच्छा सहयोग कर पाते हैं, वो टीचर्स की बात सुन रहे हैं, पेरेंट्स की बात सुन पा रहे हैं, वो भी सहयोग है। वो क्लासरूम में शांत से बैठ के अटेंटिवली क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो भी एक सहयोग है। सहयोग ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ करने में हेल्प कर रहे हैं तो ही हुआ, तो देयर सो मेनी थिंग्स। तो उसको अगर आप इंपॉर्टेंस दोगे तो वो उसके कॉन्डक्ट में आएगा बच्चे के। अगर हमने उसको महत्व ही नहीं दिया है तो उसको तो यही लग रहा है कि हाँ मेरे को बस मार्क्स लाना है, रैंक लाना है ना, है ऐसा, है ना। तो पहला बिंदु हो गया कि बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं फोकस किस पे करूं, सिर्फ रैंक पे। है ना, वो उसके लिए मार्कशीट बड़ी चीज है और अपना कॉन्डक्ट पे ध्यान नहीं है। मतलब कागज प्रमाण होगा,
कि आपका खुद का आचरण है ना, जो चल रहा है वही तो वो कर रहा है, वही तो अपन बात कर रहे हैं। ये हमने दिया है ये स्थिति, है ना। ठीक है, तो फोकस पूरा रैंक और मार्कशीट पे हो गया। दे आर अनेबल टू डेवलप देयर कॉन्शियसनेस, मतलब ये तो उनकी चेतना का विकास कब होगा, जब हम मदद करेंगे। एंड देयर कॉन्डक्ट इज नॉट डेफिनेट, तो वो बच्चा उसके साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसा वो कर लेगा। अगर आप उसके साथ बहुत प्यार से स्नेह से प्रस्तुत होने वो वैसा हो जाएगा, अगर आपने उसको थोड़ा भी स्ट्रेस दिया तो वो रेबेलियस हो जाएगा। तो उनका एक निश्चित आचरण नहीं बन पाता है क्योंकि उनकी चेतना के विकास के ऊपर ही हमने काम नहीं किया है। विद्यालय ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, कंटेंट में, सब जगह जो कमी है उसकी वजह से वो उनके कॉन्डक्ट पे कोई काम नहीं हो पा रहा है ना। और उसकी वजह से वो खुद भी अपनी जिंदगी में सही निर्णय लेने की उनके पास स्किल नहीं है। जो अपन क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, जो एथिकल चॉइसेस लेने की बात करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, उसकी पहचान वो स्व निरीक्षण से कर पाए, अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से कर पाए, अपने खुद की समझ से कर पाए कि ये करना सही है, ये करना गलत है, इसका परिणाम ऐसा आता है, इसका परिणाम ऐसा आता है ना। ये क्रिटिकल थिंकिंग उसके में डेवलप नहीं हो पाती है अगर हम केवल एकेडमिक स्किल्स को देते हैं, है ना। तो है ना, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल चॉइसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये भी लैक कर रहा है। ठीक है, हाँ, एकेडमिक स्किल के चलते, खाली रैंक के चलते पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि आप ये रैंक लाना है, क्योंकि सोसाइटी में इतने सारे बच्चे हैं उसको देखते हैं और मेरा बच्चे का कम रैंक ला रहा है, तो बच्चा क्या करता है, एकदम स्ट्रेस में आ जाता है। बच्चा अच्छा सिंगिंग आता हो, अच्छा डांसिंग आता हो, अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देते, खाली रैंक पे ध्यान देते हैं। अभी हमारे स्कूल से क्लास 11 के बच्चे पढ़ने में पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्रिकेट अकेडमी में स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। तो क्या है, पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, रैंक, लेकिन उसका इंटरेस्ट है क्रिकेट। तो ऐसा कुछ है होना चाहिए स्कूल में, खाली एकेडमिक स्किल, खाली रैंक पे ध्यान ना दे, पेरेंट्स को ये चाहिए स्कूल में, पेरेंट्स के बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग और ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। तो मैं ये चाह रही थी कि स्कूल में खाली एजुकेशन के साथ साथ म्यूजिक, डांसिंग, गेम स्टेट लेवल पे होना चाहिए, ताकि बच्चे हर तरह के बच्चे आगे बढ़ सकें। खाली पढ़ाई में ना, हर चीज म्यूजिक में, आजकल तो हर चीज का होना, सब चीज़ का पर्पस भी है, सब चीज़ का महत्व भी है। हाँ, लेकिन अभी हम फोकस इसी पे करके बच्चे के ऊपर उससे अछूता कर दें। है ना। तो जैसा मैं शेयर कर रही थी कि हमारे मूल्यांकन पत्र में उनके आचरण को लेके, उनके संबोधन, उनके सहयोग, उनका आज्ञा पालन,
उनका खुद पे रेगुलेशन, मतलब उनका नियंत्रण स्वयं पे, है ना, वो सब चीज़ के ऊपर में बहुत सारा इवैल्यूएशन है। फिर जो सब्जेक्ट्स अपन डिलीवर करते हैं उसका भी, उसके अलावा स्वास्थ्य के ऊपर जो काम होता है ना, उस पर। फिर विद्यालय में नृत्य सिखाया जाता है, भरतनाट्यम, है ना, उसके ऊपर जो उनके स्वास्थ्य के लिए, है ना, और स्वास्थ्य के लिए खेल भी खिलाए जाते हैं। तो वो सभी चीज़ों का महत्व मूल्यांकन पत्र में भी है, टीचर्स के द्वारा पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में भी, देने में भी। मतलब कहीं भी कोई चीज़ को ज़्यादा मूल्य करना और किसी भी चीज़ का अवमूल्यन करना, ऐसा स्थिति नहीं है। ऐसा होने पर ही बच्चा भी उस चीज़ को वैल्यू कर पाता है, क्योंकि हम ही उसको बोलते हैं कि तुमको परसेंटेज पे ध्यान देना है, ग्रेड्स पे ध्यान देना है, मार्कशीट पे ध्यान देना है, इसीलिए बच्चे वैसे कर रहे हैं। पर अगर उनको लगेगा कि नहीं, सभी आयाम पे टीचर्स ध्यान दे रही है ना, मैं अगर कुछ शेयर भी करता हूँ तो टीचर अप्रिशिएट करती कि बेटा जी आप कितना अच्छा किए कि आपने अपने भाई जी बहन जी के साथ में ये चीज़ें शेयर करे हो, है ना। या अगर मैं किसी भाई बहन को हेल्प करता हूँ ड्राइंग सीखने में या मैथ्स को सॉल्व करने में या कोई स्पेलिंग सिखाने में कर दिया कुछ भी, तो उसको भी टीचर्स कितना अप्रिशिएट कर रही है। तो ये जो मानवीय गुणों की हम बात करते हैं ना, वो हम उसको अगर दिखेगा कि टीचर्स भी ऐसा ही करती है, पेरेंट्स भी ऐसा ही करती है, तो वो हमसे सीखेगा। टीचर्स आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे जी रहे हैं, पेरेंट्स घर में एक दूसरे के साथ लोग एक दूसरे का सहयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के सहायक बन पा रहे हैं कि नहीं, तो वो सारा जो कॉम्प्लीमेंटेरिनेस है ना, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, है ना, हेल्प करना, ये सब बच्चा अगर हमारे आचरण में, हमारे में देखेगा तो वो उस चीज़ को करेगा। पर उसको अगर अपन मॉरल साइंस की बुक के चैप्टर की तरह पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं करने वाला, है ना। तो पहले तो हम उसे महत्व दें कि हाँ बेटा इसका भी मूल्यांकन हो रहा है, हम ये चीज़ अपने में डेवलप करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड फिर हमारा कंटेंट हो, वैसा फिर हमारा एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट में हमारा आचरण सबसे पहले, है ना, कि जो कोऑपरेटिव और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात करें, वो टीचर के धीरता वीरता उदारता से प्रस्तुत हो रहा है बच्चे को। वो देख रहा है कि दिस इज नॉट समथिंग बुकिश, ये किताब में लिखी हुई चीज नहीं है, ये जी रहे हैं मेरे वहां, है ना। जैसे आपने बोला ना कि बच्चे बोल देंगे कि आप तो स्क्रीन छोड़ नहीं रहे हो, आप तो फोन छोड़ नहीं रहे हो, तो मैं क्यों छोड़ूं। तो बच्चा हर वो चीज करेगा जो हम खुद करते हैं। ये बात ठीक है कि हमारा काम अगर ऑनलाइन ही है तो वी कांट हेल्प इट, बट एक जनरल बात हो रही है, जो चीज हम करते नहीं है और बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उपदेश हो गया। उपदेश कौन मानता है? हम खुद नहीं मानते, तो बच्चा क्यों मानेगा? नहीं मान सकता ना। तो इसी तरीके से ये क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल चॉइसेस भी नहीं, प्लस जो अपन बात कर रहे थे, ये जो व्यावसायिक कौशल वगैरह, ये ऑक्यूपेशनल स्किल्स की भी कोई वैल्यू अभी नहीं हो पाती है। लेकिन आप देखोगे तो हमारे विद्यालय में पहले से 5वीं तक के में उनकी मानसिकता में ही श्रम के प्रति सम्मान डाला जाता है ना, कि जो चैप्टर्स में जो कुछ भी आएगा ना, और हमारा जो सिलेबस आप समझोगे ना कि नर्सरी से क्लास 5 तक के का क्या है, जो आगे की क्लासेस में शेयर करेंगे, तो उनको वो सभी लोगों के प्रति सम्मान होता है जिनकी श्रम से वो सारे उत्पाद बने हैं, जिसका उनके घर पे, विद्यालय में, समाज में हर जगह उपयोग हो रहा है। तो एक तो ये कि हमारे माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो पाना कि उन्होंने हमारा पोषण संरक्षण किया, हमको सही शिक्षा दिले। टीचर्स का जो हमें शिक्षा देने में अपना तन मन धन अर्पित किए हुए हैं, माता पिता भी, प्लस वो सारे लोग समाज में जो सारी चीज़ें उत्पादित कर रहे हैं, जिनके श्रम की वजह से हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो उनको वैल्यू कर पाना। तो पहले हम उनको वैल्यू कर पाते हैं, उनके श्रम की वैल्यू कर पाना। सेकेंड स्टेप में ये आता है कि हमको भी ऐसा लगता है कि हम भी कुछ उपयोगी हो, मैं भी प्रोडक्शन सीखूं, मैं भी अलग अलग स्किल्स सीखूं कि मैं भी उपयोगी हो पाऊं, है ना। तो मैं घर में भी व्यवस्था में उपयोगी हो पाऊं और आगे जाके मैं सामाजिक व्यवस्था में भी उपयोगी हो पाऊं। और उसके लिए मुझे केवल पढ़ने लिखने वाली स्किल्स नहीं सीखनी है, मुझे लाइफ स्किल्स और ऑक्यूपेशनल स्किल्स भी सीखनी है। तो उसका भी इवैल्यूएशन में जगह होना चाहिए, है ना। मतलब हर चीज़ लिखित में हो ऐसा नहीं, उसे लगे कि हाँ टीचर्स मेरी हर वो चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जो इस डायरेक्शन में होती है। तो वैल्यूइंग ऑल द स्किल्स।
ठीक है। तो एट प्रेजेंट वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू लाइफ स्किल्स एंड ऑक्यूपेशनल स्किल्स। ये सब करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो चाहना में मैंने देखा, आपने भी देखा, यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि शिक्षा व्यापार हो, कोई भी नहीं चाहता है कि केवल मटेरियलिस्टिक कंटेंट हो, कोई भी नहीं चाहता है कि एनवायरनमेंट जो है वो एकेडमिक प्रेशर का हो और बच्चे मुरझा जाएं, खिल ना पाए। कोई नहीं चाहता है कि आपस में तालमेल ना हो, कोई भी नहीं चाहता है कि मूल्यांकन अधूरा हो। लेकिन अभी ऐसा है ना, है ना। तो उसके लिए विकल्प तो चाहिए, है ना। तो उसी विकल्प के रूप में चेतना विकास मूल्य शिक्षा की इम्पोर्टेंस है, जिसकी कुछ छोटी छोटी बातें हमने अभी शेयर की। लेकिन चेतना विकास मूल्य शिक्षा क्या है उसको जब अपन डिटेल में जानेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो क्यों आवश्यक है वो आप उसको आज एनालिसिस करके जांच पाए। चेतना विकास मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है उसको हम इन बिंदुओं को एनालिसिस करके सभी जांच पाए हैं। कोई डाउट बचा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, है ना। समथिंग इज मिसिंग इन एजुकेशन इन ऑल दीज एरियाज, है ना। हम सभी ने पिन पॉइंटेडली आज उसे जांचा है ना। तो अब हमको फिर से इस जगह पे नहीं आना पड़ेगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है ना। आगे अपन उसी डायरेक्शन में जाएंगे कि हमें देना क्या है। यस अब उसी शुभ इच्छा के साथ में गवर्नमेंट ने तो बनाए बहुत सारे बिंदु, है ना। लेकिन वो सब लागू तभी होते हैं ना कि जब सबको पता हो उसका महत्व, है ना, और सभी उसकी बारीकियों पे काम करें, सभी खुद भागीदारी करें, खुद प्रयास करें, ऐसा। तो ये चीज़ें अभी तो लोग समझने में लगे हैं कि क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन इससे रिलेटेड जितनी बात हम आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे चेतना विकास मूल्य शिक्षा की कार्यशाला में, वो हमारा इतने वर्षों से किया हुआ काम है। 2011 से लेकर अभी 2026 तक के जो हमने काम किया है उसके ऊपर बातचीत होगी, उसके रिजल्ट्स आप देख पाएंगे, है ना। उसको आप लोग जांच पाएंगे। तो उसको, क्योंकि वो आपके करीब है, हम ही लोग हैं जो उसे कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, बच्चे, टीचर सब आपके सामने हैं। तो दिस इज लाइक अ ओपन बुक फॉर यू। आप लोग आए, जांचे हर एक पहलू को, हर एक बिंदु को, जितने ये पॉइंट्स अपन ने बात किए हैं उसके ऊपर में अपनी आगे विस्तार से चर्चा होगी। और इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको भी आप लोग आराम से सोचो, लिखो एंड मेक इट योर्स, है ना। ये वर्कशॉप एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। और आज की बातचीत से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि दिस इज रेलेवेंट विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ऐसा कोई भी है जिसे लगता है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, हम सबकी ज़रूरत है ना। तो हम इसे अपना समझ के बहुत ट्रांसपेरेंटली, आज भी आप लोगों के अच्छे ही इंटरेक्शंस थे, आगे भी हम ऐसा ही करेंगे कि आप जो जानना चाहते हैं, जितना जानना चाहते हैं, जितनी डेप्थ में जानना चाहते हैं, वी आर ओपन टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग टू यू, है ना। यहाँ पर हम, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑल्टरनेटिव स्कूल बन है तो फिर इसको एक्सक्लूसिव बन के रहना है। हम चाहते हैं कि इसका सामान्यीकरण हो, ये हर एक को उपलब्ध हो जाए। कोई भी बच्चा संसार में कहीं भी पढ़ रहा है उसको पूर्ण शिक्षा मिले, है ना। ना शिक्षा में कोई अधूरापन हो, ना उसके प्रोसीजर में कोई कमी हो, और ना ही कहीं पर कोई गैप्स हो, है ना। तो इस सद्भावना के साथ में अगर आप लोग करेंगे, वी आर रेडी टू गिव एवरीथिंग दैट वी हैव। और जब हम इसको पूरा करेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है, अभी तो आपको एक महक मिली है कि हाँ इतना कुछ अच्छा, कुछ सुंदर चीज़ है जिससे हम तृप्त हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी तृप्त हो सकते हैं। शिक्षा से जो, जैसा हम हमारे बच्चों को देखना चाहते हैं, जो हमारी अपेक्षा है वो पूरी हो सकती है, ये विश्वास बनेगा आपका। और फिर अपना काम शुरू होगा उस पर। मतलब दिस इज अ कंटिन्यूअस लॉन्ग जर्नी। तो उसी माइंडसेट के साथ में आप लोग खूब खुशहाली के साथ आइए, यू विल थॉरली एंजॉय इट, है ना। ये हमारे विकास के लिए भी है, मतलब ये हम सभी टीचर्स जो आज बच्चों को ये दे रहे हैं, ये
जब हमारी नीड बनी, पहले हमने ही इसका गहन अध्ययन किया, पहले हम ही इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए प्रयासरत हुए। जितना जितना हमने अप्लाई किया, हमको बहुत प्रेरणा मिली, हमको बहुत एनर्जी मिली, हमको बहुत सल्यूशंस मिले, है ना, वो समाधान मिला, वो जो खुशहाली मिली खुद में, परिवार में, जो हमारा विश्वास बढ़ा, उसी के आधार पर हम बच्चों के साथ ये काम को कर पाते हैं। तो वो सारा चीज़ आपका भी एसेट बन जाए, यही हमारी चाहना है। यस, जैसे अभिभावक की तैयारी तो फीस तक ही है जी, और उसके बाद में हमने सुनी कि बेमेतरा नहीं है, तो हर पेरेंट्स को बेमेतरा भेज नहीं पाएंगे, तो उसके बाद फिर उसी जो मार्केट में स्कूल चल रहे हैं बच्चों को भेजना है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग भागीदारी करें, हम इसे 8 तक कर दें और फिर अपने छोटी विद्यालय में भी है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्किल्स, सभी स्कूल वैसे हो जाएंगे ना। हाँ, ये तो काम इसलिए हो रहा है। मैंने अभी ये भी बोला कि ये एक्सक्लूसिव बन के नहीं रहना चाहता है, हम चाहते हैं कि सामान्यकरण हो। एक तो वो, दूसरा ये कि अगर ऐसा पीड़ा होती है कि नहीं ये कंटिन्यू रहे, तो हम 8वीं तक के अपन बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा ये कि जो छोटी में विद्यालय चलता है वहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्किल्स के लिए बहुत सारा माहौल रहता है, जैसे कि गौशाला है, खेती है, कारपेंट्री की स्किल है, स्टेशनरी बनाने की स्किल है, ऐसा, और बेमित्रा में भी है। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होने के बाद में दे कैन गो टू दोज प्लेसेस। और हम तो यही चाहेंगे कि रायपुर के पेरेंट्स मेहनत करें और रायपुर में ही आगे बढ़ाए जो जहाँ है वहीं पर उस चीज़ों को आगे बढ़ाए और सभी स्कूलों तक वो पहुँचे, है ना। तो जहाँ जहाँ जितना जितना संभव हो सकेगा होगा, तो वो अब आप लोग के हाथ में, जो आप यहाँ से ले रहे हो उसको जाके आप स्प्रेड करिए, ठीक है। हाँ, एक्चुअली में अलग से हम चल भी नहीं पाएंगे। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने ना चेतनांतर मूल्य शिक्षा, ये जो प्रकृति का एक हिस्सा है ना, तो प्रकृति अपनी नियति से क्रम से चल रही है। तो आज शायद पूरे मानव जाति कहीं ऐसी जगह पहुंची थी जहां से उसको एक स्टेप आगे बढ़ना था, है ना। तो एनईपी 2020 जो आई वो शायद पूरे मानव जाति के अंदर जिन्होंने भी शिक्षा में काम किया उनके अंदर कुछ गहन शोध हुए होंगे, है ना। आज तक की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर बहुत सारा शोध हुआ होगा, ठीक है, तभी तो इसकी जरूरत पड़ी ना। आज ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना। तो आप अपन से कितना तो तुम्हारा बढ़ा ही सकते हैं शिक्षा के, तो कि कितना शोध हुआ होगा कि आज तक जो शिक्षा चली वो कहाँ कहाँ क्या चीज मिसिंग है, जो मिला उसका सम्मान है ना, टेक्नोलॉजी मिली उसका सम्मान है, लेकिन क्या चीज छूट गई। तो आप सब सोच सकते हैं कि कितना गहरा काम हुआ होगा कि ये पॉलिसी बनी। तो आज की क्लास में आप लोगों को भी ये तो बहुत अच्छे से दिखने लग गया होगा कि वाकई में ये सारी चीजें मिसिंग है, जबकि चाहते हम सब हैं। तो जानी बेटा जी बोले हम कोई नहीं चाहते हैं कि प्रेशर हो या शिक्षा में अभाव हो जाए, है ना, या बच्चे परेशान हो जाए, हम कोई नहीं चाहते हैं। तो एक तो हम सब कहते हैं कि एनईपी 2020 आई है उसको हमको समझना है, पर आप लोग सोचो कि एनईपी 2020 आने की पहले इसकी तैयारी हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, नीति में व्यवस्था कहेंगे। अगर अचानक से ये चीज आती है और कोई भी वैल्यू एजुकेशन में बात नहीं हो रही होती, कोई तैयारी नहीं हो रही होती, तो क्या आज हम क्लास का यहाँ पाते नहीं आ पाते ना। तो ये दर्शन जब आया श्री ए नागराज जी जिनके द्वारा मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद का प्रतिपादन हुआ, है ना। ये बात हम क्लास और डिटेल में करेंगे। दर्शन का मतलब ही होता है देखना, है ना, समझना। तो उन्होंने जो भी देखा अस्तित्व में कि कैसे विकास क्रम विकास हुआ और जागृति क्रम जागृति, तो आज हम सब विकास क्रम विकास को तो पूरा कर चुके हैं। जैसा
पे बात की है। ये चीजें आपको ऐसी लगती है कि विकास में अभी कमी है, सब अपनी चमक सीमा पर है ना। आज हमको कमी कहाँ दिख रही है? आज हमको कमी कहाँ दिख रही है? आज यहाँ पर कुछ नहीं है। मानव में जागृति कम है ना, समझ की कमी है ना। तो ये सारी कमियां मानव के अंदर दिख रही है, बाहर की कमी दिख रही है क्या? है ना। तो जागृति क्रम जागृति का समय है। अब हमको समझ में आ रहा है कि कितने भी साधन हम इकट्ठे कर लें, पर साधन मानव को सुखी नहीं कर सकता है ना। तो अब उसको अपने आप को समझदार बनाना ही होगा। तो जब उन्होंने इस पूरे दर्शन को पूरा किया तो उन्होंने दर्शन होने तक उनको 12 साल लगे, लेकिन जब उनको ये समझ में आई कि ये तो पूरी धरती की मानव जाति के लिए है, जैसा अभी बात हुई, जैसा वो बेटा जी बोले कि ये स्कूल तो रायपुर में है, अभी बेमेतरा जाना पड़ेगा। बात रायपुर बेमेतरा की नहीं है। आप रायपुर के स्कूल में पढ़ो, बेमेतरा के स्कूल में पढ़ो, इससे हम व्यवस्था को बदल पाएंगे क्या? आखिर वो बच्चा तो जेल है तो बाहर ही ना समाज के बीच में। तो बात ये एक दो स्कूल या एक दो शहर की नहीं थी, तो उनके दृष्टि में ये बात आई कि ये तो पूरी धरती की बात है ना। आज नेशनल पॉलिसी के हिसाब से आप कर भी लोगे, तो क्या आपके ऊपर दूसरे देश का प्रभाव नहीं है? तो एक कदम फिर आपको बाद में आगे बढ़ना पड़ेगा ना। क्या कि मेरा भी तो ठीक है पर पड़ोसी ठीक नहीं है, तो आप सुखी रह सकते हो? तो उनकी दृष्टि में पूरी धरती आई कि अब अगर ये जीत जाए तो यूनिवर्सल हो। तो उन्होंने उस पूरे दर्शन को जो लिखा उसमें उनको 25 साल लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको शिक्षा विधि से लिखा। जैसे आज मैथ्स और साइंस, वो इंडिया का अलग और बाहर का अलग है क्या? तो फिर ये जितनी भी बात बोली जा रही है अलग अलग होगी क्या? है ना, हमारी वैल्यूज अलग अलग होगी क्या? मैं भी मानव हूँ, वो भी मानव है। तो उन्होंने इस पूरे दर्शन को पूरी मानव जाति के लिए लिखा और एक संकल्प लिया कि मैं इसको सबसे पहले IIT दिल्ली में प्रस्तुत करूंगा, है ना। मतलब इस संकल्प के साथ वो बैठे हैं, अमरकंटक के हैं, है ना, अब शरीर नहीं है। और संयोग बैठा और उनको IIT में इस बात को प्रस्तुत करने का मौका लगा और उन्होंने इस पूरी बात को रखा। पर चूंकि ये बात एकदम नई थी, है ना, तो वहां पर भी किसी को एक बात में समझ में नहीं आया। लेकिन 6 महीने बाद IIT दिल्ली से 2 प्रोफेसर अमरकंटक गए, है ना, और उन्होंने उस समय उनसे कहा कि अब हमको ये बात समझ में आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे थे। फिर उन्होंने IIT कानपुर, IIT दिल्ली ऐसे करके उन्होंने पूरा एक डिजाइन बनाया कि ये सारी चीजें कैसे जा सकती है सब तक। ये एक लंबी यात्रा के बाद यहाँ तक पहुंचा है, ये आप लोग को बताने की बात है ना। तो ये सारी चीज ऊपर से नीचे आते आते आज हर जगह इसको जांचा भी गया है, इस पर परिणाम भी आया है, ठीक है। तो उन्होंने IIT दिल्ली से जरूर शुरू किया, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो था कि कैसे 3 साल के बच्चे से ये दर्शन चला जाए, क्योंकि वो एकदम प्योर होते हैं, है ना। यहाँ मानसिकता विकास की बात है। तो आज हम लोग कितना भी इसको समझ लेंगे ना, फिर भी हमारे अंदर पुराने इनपुट बहुत ज्यादा है ना। पर अगर हम शुद्ध बुद्ध जिस बच्चे को देंगे तो वो उसकी मानसिकता शुद्ध बुद्ध तैयार होगी, है ना। तो वहां से उन्होंने जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन उस लंबी यात्रा के बाद जब उन्होंने देखा कि रायपुर की इतनी बड़ी टीम महिलाओं की, है ना, और कई परिवार ऐसे तैयार हो गए हैं कि अब प्राइमरी स्कूल खोला जा सकता है, तब जाकर 2011 में प्राइमरी स्कूल खुला गया, ठीक है। लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ अभिभावक विद्यालय की चेन बनाना नहीं है ना। मतलब उन्होंने हम सबके अंदर डाला कि शिक्षा व्यापार नहीं है। अब आप इसको
का घर बिक जाए पर इसको सब जगह फैला। तो हर जगह जाकर हम लोग ये रिक्वेस्ट ही करते थे पेरेंट्स और टीचर से कि आप लोग आइए, समझिए, है ना, आप लोग समझिए। कई सालों तक हम लोग घर कर जाए, लेकिन होता वही है, जब आदेश आया तो काम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये नियति सहज व्यवस्था है, चाहे हम आदेश से ही आए पर आप आके यहाँ पाओगे कि वाकई में इसकी नीड है। और सिर्फ बच्चों को नहीं है, हमको भी है, हमारे परिवार को है, समाज को है, धरती को है ना। तो आज जितनी भी बात चानी बेटा जी ने रखी है, ये एक समीक्षा है इतने सालों की कि इतनी मेहनत करके भी हम पहुंचे कहाँ, है ना। तो जहाँ पहुंचे, जो मिला उसका पूरा सम्मान करते हुए कहाँ काम है उसको अपन पूरा करेंगे। तो ये पूरा दर्शन किसी बड़ी दृष्टि के साथ, पूरे अस्तित्व के दर्शन के साथ, है ना, कैसे पूरी मानव जाति और पूरी धरती एक सही तालमेल में, एक हार्मनी में आ जाए। तो एक बड़े लक्ष्य के साथ हम एक बहुत छोटी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन सब पूरे विश्वास के साथ इस काम को करेंगे तो बात छोटी बड़ी होती नहीं है, कोई भी चीज की शुरुआत शुरू से ही होती है ना। एक बहुत अच्छी बात मेरे को याद आती है कि हमारे एक स्टाफ टीचर बोलना चाहिए, सोमिया जी हैं, जो शिविर लेते हैं। तो वो जब गुजरात में हमारे पीएम मोदी जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब उनका शिविर गुजरात में हुआ था, है ना, और उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। तब उन्होंने उनसे एक बात कही थी, जब ये सारी मीटिंग होने के बाद सोमवीर बोले थे कि जैसे अमरकंटक से नर्मदा निकली है, आप जहाँ गए अमरकंटक, स्रोत कितना छोटा होता है ना। जैसे अमरकंटक से नर्मदा निकली और गुजरात में विशालतम हो गई, सागर से वही मिलती है वो, है ना। तो वैसे ही अमरकंटक से ये जो निकला है चेतना विकास मूल्य शिक्षा, है ना, उसका विशालतम रूप पूरे गुजरात में दिखाई देगा। और वाकई में आज अगर हम बोलेंगे तो हम सबसे करीब में होने को, है ना। अमरकंटक के सबसे करीब अपन है कि गुजरात है, लेकिन गुजरात में जो काम हो रहा है अभी इस पर, है ना, जबरदस्त हो रहा है। लेकिन बात यह है कि स्रोत हमेशा छोटा ही रहता है, लेकिन अगर हम उसके विशालतम स्थिति का अनुमान है तो हम उसका भी उतना ही सम्मान कर पाते हैं। तो भले 5 घंटे 5 दिन की क्लास है, 4-4 घंटे की है, लेकिन इसका भी हम सम्मान तभी कर पाएंगे जब हमको उसकी अंतिम स्थिति का अनुमान होगा। तो खूब बढ़िया से अपने अंदर मंथन करना, सोचना, है ना, और इसकी कितनी नीड है और मैं कैसे इसमें भागीदारी कर सकती हूँ। ये अगर हमारे अंदर संकल्प आ जाएगा ना, तो बहुत कम समय में भी हमारे अंदर कुछ दृढ़ संकल्प बन जाएंगे और हम लोग एक बहुत बड़ी भागीदारी अभियान में अपनी भूमिका लगा पाएंगे, है ना। तो खूब अच्छा लगा आप सबसे यहाँ पर आप लोग आए, आप लोग की संख्या देखकर बहुत अच्छा लगा, है ना। क्योंकि पिछली बार भी हुआ था पर दीदी भी आई थी, तो 3 अध्यापक 3 शिक्षक थे, है ना। पर आप सबकी क्योंकि संख्या का भी अपना एक महत्व है, आप सब आए, खूब बढ़िया से हम सब आत्ममंथन करेंगे, जो प्रस्ताव है उसको सुनेंगे। और मेरे को लगता है कि क्यों ना हम अपने नोडल से ये कैसे शुरुआत करें, है ना, कि हम सब मिलकर हमारे कम से कम 5-6 स्कूलों को की गुणवत्ता को हम बढ़ा पाए। तो ये भी टारगेट अगर हम रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो मेरे को लगता है आज की क्लास को यही पूरा करते हैं। आप लोग खूब मंथन करके सोच के आइए, अपने साथ पेन लाइनें लेके ही आना, क्योंकि बहुत कुछ लिखने को भी होगा। अभी कल कल 8 बजे बात हुई ना, 7:30 जल्दी हो रही, तो 8 बजे हम मिलते हैं, ठीक है। खूब अच्छा लगा सबके साथ।